Okay, dear students, this is lesson number 6, conclusion and generalization. First of all, सबसे पहले हमें ये जानना है कि conclusion क्या होता है. Conclusion basically वो idea होता है जो हम पूरी इंफॉर्मेशन जो पैसेज में या पैराग्राफ में दी गई है उसको पढ़ के जो अपना उसके ऊपर अपनी जो जजमेंट दे देते हैं उसको कॉन्क्लूजन बोलते हैं. यानी जो बेसिकली कॉन्क्लूजन एक ऐसा आइडिया है जिसको हम फिगर आउट करते हैं आफ्टर गेटिंग द ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज. हम जो एक पैसेज को पूरी तरह से पढ़कर जो किसी भी राइटिंग के बारे में जो डिसीजन ले लेते हैं, जो आइडिया देते हैं, उसको कॉन्क्लूजन बोलते हैं. और इसी लेसन में हमारा दूसरा केस जनरलाइजेशन का है, और जनरलाइजेशन का केस हम बाद में लड़ेंगे, लेकिन पहले हम कॉन्क्लूजन को देख लेते हैं. और कॉन्क्लूजन के बारे में मैंने आपको बताया कि कॉन्क्लूजन जो है जब हम पूरे पैसेज को पढ़कर जो अपना एक आइडिया बना लेते हैं उस राइटिंग के बारे में, उसको कॉन्क्लूजन बोलते हैं. और आपके पास ये पैसेज है, पैसेज को रीड करना है मुनीम आपने, और आपने पैसेज को रीड भी ऊंची आवाज के साथ करना है ताकि सरफराज को, मुझे और एहतशाम को भी समझ आए. हाँ जी मुनीम, स्टार्ट करें ना प्लीज. A detective draws a conclusion when he looks at different pieces of evidence and figures out who committed a crime. A No, doctor no. draws. Muneem, the passage starts from here. Thank you for sending your resume in response to our newspaper Okay, advertisement. okay. Hmm. Thank you for sending your resume in response to our newspaper advertisement. We consider our company and especially our employees to be the Oh, best. hello. साथ And we, में साथ में ट्रांसलेशन भी करो ना. thank you ट्रांसलेशन for नहीं करनी. okay, okay. हाँ. Thank you for sending your resume in response to our newspaper advertisement. हमारी न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के रिस्पॉन्स में आपने जो रेज्यूमे सेंड किया था उसके लिए थैंक यू. वी हाँ. कंसीडर आवर कंपनी एंड एस्पेशली आवर एम्प्लॉयज टू बी द बेस्ट. हम्म. एक्चुअली हमारे एम्प्लॉयज के लिए टू बी द बेस्ट एंड वी वांट टू कीप इट दैट वे. हम चाहते हैं हम इस तरह चलाएं. फॉर दैट रीजन we carefully review each resume that is sent to us. इसलिए हम अपने रिसीविंग हर रेज्यूमे को केयरफुली चेक करते हैं. We want to ensure that our company and the new employee we hire are perfect match. और हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी के लिए जो न्यू एम्प्लॉय हम हायर करें वो परफेक्ट मैच हो. थैंक यू. दिस एक प्रोसेस. मिनट, एक मिनट. एहतशाम, आगे से आप, आपकी बारी. मैम कहाँ से करूँ रीड? This process of this This process of process, course. of course, takes some time. We want to assure you that your resume is part of this process and will be reviewed. If we feel we have an हेलो opening that हेलो, matches your... एक्सक्यूज मी, साथ में उर्दू भी करनी है. Okay. This process, of course, takes some time. ये process time लेगा. We want to assure you that your resume is part of this process. हम आपको गारंटी दे. assure मिस मुझे कुछ वर्ड्स इंग्लिश में मतलब आता है लेकिन उर्दू में नहीं आते इतने. तो अच्छा, चलेंगे. चले. We want to assure you that your resume is part of this process. आपका जो resume है वो इस प्रोसेस का पार्ट होगा एंड विल बी रिव्यूड. हम उसको रिव्यू करेंगे. इफ वी फील वी हैव एन ओपनिंग
कौन सी उर्दू that कर रहे matches. हो? सारा मैम पैसेज मैंने बताया इंग्लिश आपको। में रिपीट कर देते हो। लुक, मैं कहती इसलिए हूँ, तो। दिस प्रोसेस ऑफ ओके। कोर्स टेक सम टाइम। इस पूरे अमल में कुछ टाइम लगेगा, वो मतलब कुछ वक्त लगेगा। We want to assure you that your resume is part of this process will be reviewed at a sham like that. we हम आपको हम आपको अश्योर करते हैं कि आपका जो रिज्यूम है वो इस प्रोसेस का पार्ट होगा, और हम इसे रिव्यू करेंगे। मतलब सारे वर्ड्स इंग्लिश के बोल के काके की उर्दू में बोल के है वो तुम्हें इतना नहीं आता था, इसलिए मैंने पहले ओके। पूछा। नहीं, मैंने ड्राइविंग सीखना स्टार्ट की है, तो हाँ मुझे भी फील हुआ है शाम कि एक इंस्ट्रक्टर ही होता है, मतलब ट्रेनर इज अ ट्रेनर। अगर आप रेंडमली किसी को कहो ना कि मुझे ड्राइविंग सिखा, तो वो आपको इतना अच्छा नहीं सिखाएगा जितना अच्छा एक इंस्ट्रक्टर या एक ट्रेनर आपको सिखा सकता है। तो yes, of course, there's a huge difference between a common man और a teacher। खैर, यहाँ पर यस हम मैम। बात कर रहे थे कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका जो ये रिज्यूम है, रिज्यूम किसको कहते हैं सरफराज? पता नहीं। जॉब करती हैं तो रिज्यूम का नहीं पता, रिज्यूम सीवी को कहते हैं, आई थिंक सो। पता नहीं वहां पे सीवी होता है कि नहीं होता, लेकिन सीवी वो पेपर होता है जिसके ऊपर आपका बायोडेटा वगैरह लिखा हुआ होता है, और वो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हम्म, के साथ सबमिट करवाना होता है। तो रिज्यूम जो जी। है हमारे इस पूरे अमल का हिस्सा है, और हम इसको मतलब रिव्यू करेंगे, इसको चेक करते रहेंगे कि इफ वी फील वी हैव एन ओपनिंग दैट मैचेस योर क्वालिफिकेशन। अगर हमें लगा कि आपकी ये जो जॉब हम ऑफर कर रहे हैं ये आपकी तालीम से मैच करती है, यानी उससे उसके मुताबिक है, वी विल कांटेक्ट यू, हम आपको कांटेक्ट करेंगे, हम आपसे राब्ता करेंगे। और अगर हमें इफ यू हैव नॉट हेard फ्रॉम अस विद इन 10 business days ऑफ पोस्ट मार्क ऑफ दिस नोटिस, और अगर हमें लगा कि 10 business days में, यानी 10 वर्किंग डेज में, जिसमें मतलब वीकेंड नहीं होता, वो वर्किंग डेज में अगर हमें लगा कि ये नोटिस अगर आपको मिल जाता है, बी अश्योर्ड दैट, तो आपको जान लेना चाहिए। वी विल कीप योर रिज्यूम ऑन फाइल फॉर 1 year। अगर आपको 10 वर्किंग डेज तक हमारा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो आप ये जान लीजिएगा कि आपका रिज्यूम हमने अपनी फाइल में रख दिया है 1 साल के लिए, और हम उनमें भी आपका रिज्यूम फ्यूचर में कभी निकाल के उसको रिव्यू कर लें। तो यहाँ से हम जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। इफ अ जॉब एप्लीकेंट हैज नॉट हेard फ्रॉम दिस कंपनी 3 weeks आफ्टर रीडिंग दिस नोटिस, बट व्हाट इज द कॉन क्या क्वेश्चन है ये? व्हाट कैन शी कंक्लूड? The review process is taking longer than is expected. She did not get the job that she applied for. लड़की को अगर 3 वीक्स तक जवाब, हमारी राइटर को अगर 3 वीक्स तक कंपनी का जवाब नहीं आता, तो हमारी राइटर को क्या सोचना चाहिए कि जो प्रोसेस है, यानी कि जो सीवीज को चेकआउट करने का जो प्रोसेस है वो ज्यादा टाइम ले गया है, यानी एक्सपेक्टेशन से, उसकी उम्मीद से भी ज्यादा लंबा हो गया है, या फिर उसे समझ जाना चाहिए कि उसे ये जॉब नहीं मिली जिसके लिए उसने अप्लाई किया था। हाँ, सेकंड वन। हाँ, second one है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, यू हैव टू अज्यूम योर आंसर बाय योरसेल्फ। दिस इज व्हाट काइंड ऑफ नोटिस कैन यू कंक्लूड दिस इज? A personal note sent to this individual applicant, a form notice sent to all applicants. Yes, Mani. नंबर वन।
A personal note sent with this individual applicant. Yes, sir. Fras, what do you think? The first one or the second one? एक मिनट. वन. सॉरी सरफराज, क्या कह रहे हैं आप? वन. पर्सनल नोट सेंड टू दिस क्या इंडिविजुअल. ये जो नोट आपने ऊपर पढ़ा है, क्या उन्होंने ये नोटिस जी. सिर्फ हमारी राइटर को भेजा है या फिर सारे एप्लीकेंट्स को भेजा है? क्या सोचते हैं आप लोग? बोलो, क्या सोचते हो? सबको कि सबको नहीं भेजा. हाँ ना, सबको भेजे है, डेफिनेटली सबको भेजा है। जॉब उन्होंने किसी एक को दी है, सॉरी, जॉब एक को नहीं दी, ये नोटिस डेफिनेटली उन्होंने सबको भेजा होगा कि भाई 3 हफ्तों तक हमने जिसको बुलाना होगा हम 10 दिन में बुला लेंगे, और अगर नहीं मतलब बुलाना होगा 10 दिन तक बुला लेंगे, और अगर नहीं बुलाया तो समझ लेना कि आपकी सीवी जो है वो रद्दी वाली टोकरी में जा चुकी है। एम आई राइट मुनी? जी. यस। है ना? मैं ठीक कह रही हूँ ना? बस फिर बेटा, मैं तो ये सोचती हूँ, जितना मैं मेरा जॉब एक्सपीरियंस है, मैं यही सोचती हूँ कि अगर 3 दिन तक आपको जवाब नहीं आया तो इट्स मीन दैट कि आपका सीवी जो है वो रद्दी वाली फाइल में जा चुका है। सो आप नेक्स्ट जॉब के लिए निकल खड़े हो। तो ये था हमारा कॉन्क्लूजन। अभी हम बात करेंगे जनरलाइजेशन की, और जनरलाइजेशन तो बड़े जनरलाइजेशन बेसिकली एक ब्रॉड स्टेटमेंट होती है जो हम किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, थिंग्स के बारे में कर देते हैं। मतलब हम किसी शहर के गांव के बारे में बात कर दें कि ये शहर ऐसा है, ये गांव ऐसा है। जैसे लाहौर इज द सिटी ऑफ कॉलेजेस, तो ये एक ब्रॉड स्टेटमेंट है। तो ये जो बेसिकली जनरलाइजेशन जो होती है ये 2 तरह की होती है, एक वैलिड होती है, एक फॉल्टी होती है। जो फॉल्टी जनरलाइजेशन होती है वो डेफिनेटली गलत होती है। मीन्स वो इट डिपेंड्स ऑन फॉल्स एंड फार फ्रॉम रियलिटी एंड आउट ऑफ नेचर। मतलब इसमें कोई भी ऐसी बात होगी जो झूठ पर मबनी होगी, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, जो नेचुरल बेसिस से ऊपर होगी। तो और जो वैलिड जनरलाइजेशन होगी वो डेफिनेटली इट विल बी बेस्ड ऑन ट्रूथ, रियलिटी एंड नेचर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर दो दो स्टेटमेंट्स हैं। आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स को रीड आउट करना है और मुझे ये बात बतानी है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो जनरलाइजेशन है। कीप इन योर माइंड दैट कि जनरलाइजेशन वो होती है जो टाइप ऑफ पीपल, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स या टाइप ऑफ थिंग्स के बारे में की जा रही हो। जनरलाइजेशन कभी भी एक सिंगल पर्सन के बारे में नहीं होती। कीप दिस थिंग इन योर माइंड एंड देन रीड द बोथ options and then tell me that which option is right or not. Yes, Sarfraz, I want answer from your side. हाँ टीचर, मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ. लेकिन मुझे तो सबसे पहले आप ही से आंसर चाहिए ना। सिस्टर, मुझे समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी. थोड़ी थोड़ी एक्चुअली आ रही है बस. बात ये है कि आज मेरा लड़ाई का मूड है, इस वजह से अच्छे बच्चों की तरह जल्दी जल्दी से फौरन फौरन जवाब दे दे जाओ, वरना लड़ाई हो सकती है।
इफ यू वांट टू escape फ्रॉम फाइटिंग तो फिर आंसर आपको देना पड़ेगा। वो जो वो जो आपके साथ दूसरे स्टूडेंट है ना, वो माशाल्लाह से अच्छे पढ़े लिखे लड़के हैं। तो फिर आपसे जवाब चाहिए तो आपसे चाहिए ना, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है कि दूसरा हाँ। पढ़ा लिखा है या नहीं। चुप करके स्टेटमेंट पढ़ो और आंसर दो। ओके। बार मुझे ना पढ़ना नहीं आता, ओके मैं कोशिश करता हूँ। ब्रॉड स्टेटमेंट अबाउट ए ग्रुप। सरफराज, जी। ये दो ऊपर से शुरू करना ऑप्शंस है। हैं। नहीं, ये दो ऑप्शंस हैं। एवरी क्लर्क इन द स्टोर फोकस ऑन कस्टमर सर्विस मोर देन एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शंस में से आपने राइट ऑप्शन चूज करना ओके। है। By the way, Munib, have you read the both options? Yes. So what you think, first one or the second one? First one. Oh my God, how could you say that first one? In this statement, they said every clerk in the store. Because every clerk in the store. तो ये statement है. Oh, I see. Generalization. Yes. Yes, you are right, Munib. Because every clerk in the store means to say that कि यहाँ पे cleric की types की बात हो रही है ना? मतलब every type Yeah. of cleric. इस मीन्स दैट कि यहाँ पे क्लर्क की सारी कम्युनिटी की बात हो रही है। तो ये जनरलाइजेशन हो गई। और यहाँ पे क्योंकि टीना की अकेली की बात हो रही है, दैट्स व्हाई इट्स अ फैक्ट। एम आई राइट एहतेशाम? यस मैम। आपको क्या पता, लड़कियां हमेशा राइट होती हैं, वो कभी भी रॉन्ग नहीं होती, है ना मनी? मैम इसलिए मैंने बहस नहीं की। हाँ ना, गर्ल्स ऑलवेज राइट, दैट्स व्हाई कभी भी उनसे बहस नहीं करते। वो अगर कह दें कि एक आंसर ठीक है, इट मीन्स ठीक है। तो फिर इसके साथ हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और सरफराज का आंसर अभी भी नहीं आया क्योंकि वो अभी भी ऑप्शंस पढ़ने में बिजी है और ऑप्शंस उसके सामने नहीं है। तो आपने मेरा मूड अच्छा अच्छा कर दिया है, अब फाइटिंग का मूड नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है व्हाट एग्जांपल इज गिवन टू सपोर्ट द जनरलाइजेशन। यहाँ पर दो एग्जांपल दी गई हैं, ये पहली एग्जांपल है, ये दूसरी एग्जांपल है। तो आपने ये बताना है कि कौन सी एग्जांपल जो है वो हमारी इस जनरलाइजेशन को सपोर्ट कर रही है। और ये हमारी जनरलाइजेशन है, डॉग्स आर टिपिकली मोर अटैच टू देयर ओनर देन कैट्स। ये एक जनरलाइजेशन है, डॉग्स आर टिपिकली मोर अटैच टू देयर ओनर देन कैट्स, के डॉग्स जो होते हैं वो अपनी कैट्स से, सॉरी, डॉग्स जो है कैट की निस्बत अपने ओनर से ज्यादा अटैच होते हैं। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स हैं, आपने ये बताना है कि कौन सी एग्जाम्पल जो है वो इसके साथ इसको सपोर्ट कर रही है, इस जनरलाइजेशन को सपोर्ट कर रही है। यस सर फ्राज, द फर्स्ट वन और द सेकंड वन? ओके। सर फ्राज, अगर अभी आपने आंसर नहीं दिया ना तो हम नेक्स्ट लेसन पे नहीं जाएंगे। फर्स्ट वन। कैसे फर्स्ट वन? जनरलाइजेशन तो ये थी ना, ये डॉग्स आर जी। टिपिकली मोर अटैच टू देयर ओनर देन कैट्स। ये दो एग्जाम्पल है। अब मुझे बताओ कौन सी एग्जाम्पल है जो इसको इसको सपोर्ट कर रही है। फर्स्ट वन तो ये है कि डॉग्स इवॉल्व एज पैक एनिमल। यानी डॉग्स जो हैं वो क्या होते हैं कि पैक एनिमल्स
वो ग्रुप की सूरत में रहते हैं। और सेकंड ये है कि ऑथर्स डॉग जम्प्स टू मीट हर। ऑथर के जो हमारी राइटर के डॉग है उसने उसके ऊपर छलांग लगाई, वाइल हर कैट इग्नोर्स हर, और लेकिन उसकी कैट ने उसको इग्नोर कर दिया। इन दोनों एग्जाम्पल्स में से कौन सी एग्जाम्पल्स जो जी है? सेकंड। हाँ, सेकंड। वैसे आपको समझ तो आई है कि तुक्का मारा है? नहीं समझ आई है, लेकिन आपने बताया है तो समझ आई है, मतलब अ, पढ़ने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। Oh, I see. आइडेंटिफाई वन स्टेटमेंट विद, अच्छा इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट वैलिड है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्टी है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि वैलिड स्टेटमेंट वो होती है जो ट्रुथ बेस्ड होती है, और फॉल्टी स्टेटमेंट वो होती है जो फॉल्स बेस होती है, यानी झूठ की बुनियाद, जिसकी बुनियाद गलत होती है, झूठ की बुनियाद पर होती है। तो ऐसा यहाँ पर हमारा आपने बताना इन दोनों में से वैलिड कौन सी है। एवरी ब्रीड ऑफ डॉग हैज फोर लेग्स, तमाम हर तरह के कुत्तों की चार टांगे होती हैं। सो ऑलमोस्ट ऑल डॉग्स हैव फोर लेग्स। इस वजह से तमाम कुत्तों की चार टांगे होती हैं। सम डॉग्स बार्क एट किड्स, कुछ कुत्ते जो होते हैं वो, कुछ डॉग्स जो होते हैं वो किड्स यानी बच्चों पर भौंकते हैं। सो ऑल डॉग्स मस्ट डिसलाइक और फेयर चिल्ड्रन। इस वजह से सारे डॉग्स जो हैं वो बच्चों को पसंद नहीं करते। इन दोनों में से कौन सी? चार फर्स्ट। फर्स्ट फर्स्ट वन, वही है। फर्स्ट वन जी वाली वैलिड है, ट्रुथ बेस है ना? वरना जी क्या जी। सारे सारे डॉग्स कुत्तों को बच्चे नहीं, बच्चों को डराते हैं, बच्चों को काटते हैं? नहीं नहीं नहीं। नहीं ना, इस वजह से ये फॉल्टी है। लेकिन अगर डॉग सो रहा हो और आप उसके ऊपर पाँव रख रहे हैं तो वो आपको लाजमी काटेगा, चाहे वो आपको जितना अच्छा मर्जी जानता है। क्योंकि ये मेरे जी साथ हो चुका है, और इसके साथ हम लेसन नंबर 7 पर जाएंगे वर्ड्स चॉइस के साथ। देखिए, हमने अगर किसी से बात करनी हो, समथिंग मे बी समवन वेरी स्पेशल, अगर हमने किसी से बात करनी हो तो हम बड़ा ही सोच समझ कर लफ्जों का चुनाव करते हैं। लाइक अगर मेरी जी। गर्लफ्रेंड होती तो मैंने उससे बात करनी होती अपनी गर्लफ्रेंड से, तो मैं मतलब मेरी न्यूली गर्लफ्रेंड होती, पुरानी होती तो फिर शायद नहीं सोच समझ के करती, लेकिन अगर न्यू होती तो फिर मैं उसके साथ बात करने से पहले मतलब लफ्जों का चुनाव करूंगी, सोचूंगी समझूंगी फिर बोलूंगी। तो राइटर भी ऐसे ही करते हैं, जब उन्होंने कोई राइटिंग करनी होती है तो वो लफ्जों का बड़ा केयरफुली जो है वो चुनाव करते हैं, बड़े एहतियात के साथ लफ्जों को चुनते हैं। अच्छा, वो लफ्जों को जी चुनते वक्त ये जरूर सोचते हैं कि उनके जो लफ्ज हैं वो हाँ सुनने वाले पर कैसा इम्पैक्ट डालेंगे, यानी वो सुनने वाले के अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव फीलिंग्स डालेंगे, मतलब पॉजिटिव फीलिंग्स उसमें आएंगी, नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, या न्यूट्रल जी। फीलिंग्स आएंगी। तो जो लफ्जों का चुनाव होता है उसको कॉनोटेशन कहते हैं। न्यूट्रल मतलब? न्यूट्रल मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, नेचुरल टाइप फीलिंग। जी ओके। तो कॉनोटेशन जो होती है, बेसिकली कॉनोटेशन होती है लफ्जों का जो चुनाव होता है ना, उस टेक्निक को कॉनोटेशन कहते हैं। तो कॉनोटेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। अच्छा, अभी आपके सामने दो वर्ड्स हैं, ठीक है? एक है शैक, एक है विला। विला तो वो होता है ना जो बहुत बड़ा सा घर होता है, जो मतलब जी जिसमें वो पौधे वगैरह उगाए होते हैं, क्या उसको बोलते हैं। और जो शैक होता है वो जी। जो छोटा सा वो मतलब तिनकों का बना हुआ घर होता है, कहीं बहुत तंग सी जंगलों में तिनकों का बना हुआ घर झोपड़ी होता जैसे है, भी। झोपड़ी जैसे।
तो आपको ये बताना है कि शैक जो है वो पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है इन फ्रंट ऑफ विला। नेगेटिव आई थिंक। यस ऑफ कोर्स नेगेटिव। सोचो अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने 3 दिन के लिए आउट ऑफ हाउस ट्रिप पे जाना है, आपको एक तरफ शैक दिया जाएगा और दूसरी तरफ विला, तो डेफिनेटली आप विला की तरफ जाओगे क्योंकि विला के बारे में सोच के आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी और शैक के बारे में सोच के नेगेटिव फीलिंग आएंगी, क्योंकि आपको लगता है कि पता नहीं जी जी उधर खाना पानी होगा कि नहीं होगा, तो पर विला में तो होगा ना, ये बात जी है। जी जी। तो यहाँ पर फिगरेटिव लैंग्वेज की हम बात करेंगे, ये बड़ा टफ टास्क है। यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आई कि कॉनोटेशन में फिगरेटिव लैंग्वेज क्या कर रही है। खैर चलें चलते हैं। फिगरेटिव मतलब? फिगरेटिव लैंग्वेज बेसिकली वो लैंग्वेज होती है जब फिगरेटिव लैंग्वेज मुझे लगता है कि हमारी अम्मियों की लैंग्वेज के जैसी होती है, जैसे हमारी अम्मियों ने कहना कुछ और होता है और बात कुछ और कर रही हाँ होती है। लाइक जो है ना, मम्मा से बोले कि आज तुमसे डांट पड़ी है, तो मम्मा बजाएगी यानी कि पूछने की कि क्यों पड़ी है, बोलेंगी और ना जाओ स्कूल और होमवर्क ना करके जाओ। मतलब जी जी जी। फिगरेटिव लैंग्वेज मींस आप अपरेंटली कुछ और कह रहे हैं लेकिन आपके इनर वर्ड्स कुछ और हैं। मतलब ओके। आप एक्सप्रेस कुछ और कर रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। जी तो इसको फिगरेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। तो फिगरेटिव लैंग्वेज में एक टेक्निक होती है, जैसे मैंने आपको बताया ना, लफ्जों के चुनाव को कॉनोटेशन कहते हैं। जी फिगरेटिव लैंग्वेज में एक टेक्निक होती है सिमिलीज। अब सिमिलीज क्या होता है? सिमिलीज में जब हम दो एक जैसी चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं, मीन्स आपके सामने लाइक अगर मेरे सामने दो एक जैसे ड्रेसेस पड़े हैं, आई हैव टू चूज वन ड्रेस, तो इट्स मीन्स दैट सिमली इज रियलाइज देयर, है ना मनी? अगर मेरे सामने दो ड्रेसेस पड़े हैं उसमें से मुझे एक चूज करना है, तो इट इज सिमली। कहाँ गया मैंने? यस। नहीं, ये सिमलीज नहीं होगी, ये वो और चीज हो जाती है। सिमलीज बेसिकली होगी जब आप दो एक जैसी चीजों को मिला के बात करते हैं, यानी हिज वॉइस वॉज लाइक वेलवेट, यानी उसकी आवाज वेलवेट की तरह है, मतलब नरम है ना, सॉफ्ट है। हिज वॉइस इज वेलवेट। अब देखिए लाइक जहां ऐसे वर्ड्स, अच्छा आपको इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ। ऐसे वर्ड्स जिसमें लाइक और एज यूज होगा ना जिस लाइन में, आपको 100% वहां पे पता चल जाएगा यहाँ पे सिमली का यूज हुआ हुआ है। जहां पे ऐसे वर्ड ऐसी लाइंस आएंगी, हिज वॉइस लाइक वेलवेट, हिज स्किन सॉफ्ट एज सिल्क, ठीक है। जी जहां पर लाइक और एज का वर्ड यूज होगा, इसका मतलब है वहां पे सिमली का यूज हुआ हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं मेटाफर की तरफ। मेटाफर क्या है? जिसमें हम किसी भी चीज को डायरेक्ट किसी चीज से रिलेट कर देते हैं, किसी चीज से मिला देते हैं। लाइक लाइफ इज जर्नी, द रिवर इज ट्विंकलिंग, पानी चमक रहा है, पानी चमकता तो नहीं है ना। तो जब हम मेटाफर में किसी भी चीज को डायरेक्टली किसी चीज से रिलेट कर देते हैं, वो मेटाफर हो जाता है। तो लाइक लाइफ इज बेड ऑफ रोजेस। हाँ, जिंदगी मतलब बेड ऑफ रोजेस है, तो ये मेटाफर है। और नेक्स्ट हम चलते हैं पर्सोनिफिकेशन की तरफ। अच्छा अगर हम कोई ऐसी चीज जो इंसान नहीं है उसको हम उसमें इंसानी खसूसियात डाल दें, तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगी। लाइक द फ्लावर वर्स डांसिंग एंड मूविंग। अब देखिए
फूल जो है वो डांस नहीं करते, मूव नहीं करते, लेकिन हम बोलेंगे, और ये डांस करना या मूव करना ये इंसानी क्वालिटी है। जब हम किसी इंसानी क्वालिटी को, इंसानी खसूसियात को किसी ऐसी चीज में बयान कर देते हैं जो जिसमें इंसानी खसूसियात नहीं हो सकती, तो वो पर्सोनिफिकेशन है। लाइक यहाँ पर एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है यहाँ पे नीचे, स्टॉर्म्स एज स्लैशिंग द विंडो एंड नॉकिंग द डोर। तूफान जो था खिड़कियां बजा रहा था, दरवाजा खटखटा रहा था। अब तूफान जो है वो डेफिनेटली हवा है, तेज हवा को बोलते हैं, उसमें इंसानी खसूसियत को आप डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर हमारे पास एक पैराग्राफ है, लेकिन उसके लिए आपको क्लास में वापस आना पड़ेगा, है ना। तो आप पैराग्राफ को रीड करें, तब तक क्लास डिस्कनेक्ट होगी, फिर सेम लिंक से कनेक्ट करके दोबारा आइएगा क्लास में, क्योंकि सेम मैं क्लास में ही हूँ। हम ये लेसन इंशाल्लाह आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। चलिए, जब तक ये पैराग्राफ मैं रीड करती हूँ आपके लिए। इफ यू लुक वेरी केयरफुली यू कैन फाइंड द, अच्छा सबसे पहले मुझे आप ये लोग ये बताएं कि आपको सिमलीज, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन की समझ आई है। यस। जब तक आप बोलती रही उस वक्त तो समझ आई, फिर भूल गया। जब आप बाद में खुद मेरी वीडियो देखेंगे ना, तो फिर आपको